नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज की करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं इसमें से। हाल ही में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन है यूके, यूएई, यूएसए या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता किया है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की 4 दशक बाद महिला मंत्री बनी है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की 4 दशक यानी कि लगभग 40 साल बाद कोई महिला मंत्री बनाई गई है? तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है लद्दाख, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो ये किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश की हैं? तो यह है पुदुचेरी। पुदुचेरी में जैसे कि अभी आपको पता होगा कि इस समय एनडीए की सरकार है, और वहाँ पर जो दोबारा दोबारा से जब मंत्रिमंडल का वहाँ पर गठन किया गया, जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, तो उसमें जो पहली महिला मंत्री बनाई गई हैं तो यह है पुदुचेरी की महिला हैं, जो कि लगभग 4 दशक यानी कि 40 साल बाद लगभग मंत्री बनाई गई हैं। इनका नाम क्या है? तो यह पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं, पुदुचेरी के जो राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन हैं, और जो मंत्री बनाई गई हैं इस समय इनका नाम है चंद्रा प्रियंका। जो मंत्री बनाई गई हैं पुदुचेरी की लगभग 4 दशक बाद बनाई गई हैं। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3 करोड़ अनुदान राशि की घोषणा की है? यानी कि किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में यदि स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 3 करोड़ रुपए की राशि अनुदान दी जाएगी। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है सिक्किम, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो यह जो घोषणा की गई है, ये जो की गई है, इसका जो सही आंसर यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है उसको 3 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। ओलंपिक की बात हो रही है तो ओलंपिक इस समय जो ओलंपिक 2020 होने वाले हैं, जो होंगे टोक्यो जापान में। 2020 यानी कि जो ओलंपिक है अपने क्रम से 2020 में होने वाले थे, जो कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए, जो नहीं हो पाए थे, वो अभी 2021 में जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहाँ पर शुरू किए जाएंगे। लेकिन इनका जो नंबर रहेगा ये 2020 ही रहेगा, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020। जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत है, इनकी जो शुरुआत है 1896 को एथेंस, यूनान से शुरुआत हुई थी। भारत ने इसमें पहली बार 1900 से प्रवेश किया था, और 1900 में भारत की तरफ से एक आंग्ल भारतीय यानी कि एक भारतीय अंग्रेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और 1900 से ही इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक जो खेल होते हैं इसमें इस जो खेल से पहले इसमें पास्ट मार्च होता है, मार्च पास्ट। तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि जो देश इसको आयोजित करता है ओलंपिक खेलों को, यानी कि जिस देश में ये होते हैं वही देश इसका अध्यक्ष, जिस देश में होते हैं वही देश उनको आयोजित करता है। तो जो आयोजक देश होता है उसकी टीम सबसे पीछे चलती है, और जो यूनान है इसकी टीम हमेशा सबसे आगे होती है। और इसके अलावा जो भी देश होते हैं सबको अल्फ़ाबेटिकल नंबर के हिसाब से सबके क्रम स्थापित किए जाते हैं। भारत ने 2016 इससे पहले वाले जो ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील, और ब्राज़ील के एक शहर में हुए थे, रियो डी जेनेरो। तो ओलंपिक 2016 जो रियो में हुए थे, इसमें भारत को दो पदक मिले थे, एक ब्रॉन्ज
और एक सिल्वर। तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय वर्तमान में M.K. स्टालिन है, और ये जो घोषणा की इसमें स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। जो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जो लेकर आएगा उसे 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। कांस्य पदक यानी कि जो ब्रॉन्ज लेकर आएगा उसे 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, तमिलनाडु सरकार। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स किस शहर में बनाया गया है? तो एशिया का जो सबसे लंबा है हाई स्पीड ट्रैक ये कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन है धार, इंदौर, बेंगलुरु, मुंबई। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह है इंदौर, यानी ये मध्य प्रदेश के नेट्रैक्स जो सबसे हाई स्पीड ट्रैक है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स, आखिर ये है क्या चीज़? तो देखो जैसे कि हम जो भी वाहन होते हैं तो वाहन को रोड पर जो भी कोई नई गाड़ी व्हीकल जो भी बनाया जाता है उसको रोड पर लाने से पहले उसका टेस्ट ड्राइव किया जाता है, उसको चलाकर देखा जाता है। तो अब जैसे कि कोई बड़ा वाहन तो कोई अब जो भी अभी तक है इनका तो हम टेस्ट ड्राइव करते। अब जैसे कि आपने देखा होगा इस समय और गाड़ियाँ अच्छे से अच्छे गाड़ियाँ ड्राइव की जा रही हैं, तो उनकी स्पीड भी अच्छी रखी जा रही है। तो अब ज़्यादा जो हाई स्पीड जो गाड़ियाँ हैं, विश्व लेवल की जो गाड़ियाँ हैं, उनका टेस्ट ड्राइव यहाँ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास इस तरह की सुविधा ना होने की, रोड ट्रैक हमारे पास ना होने की वजह से हमें कई गाड़ियों का जो है टेस्ट ड्राइव विदेशों में करना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए भारत में एशिया का सबसे लंबा जो हाई स्पीड ट्रैक है नेट्रैक्स, जो कहाँ बनाया गया? इंदौर में। और इस ट्रैक पर लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टेस्ट ड्राइव यानी कि गाड़ियाँ हम दौड़ा सकते हैं। और इसका जो उद्घाटन है भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। ऑटोमोबाइल्स के लिए यह एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। यह दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। एशिया का सबसे लंबा है और दुनिया का 5वां सबसे लंबा है। इस ट्रैक की लंबाई लगभग 11.2 किलोमीटर है। अगला और 5वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? यानी कि क्रू मिशन मंगल पर भेजेगा, यह किस देश के द्वारा योजना बनाई गई है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना जो बनाई गई, इसका जो सही आंसर ये है चीन। यानी कि चीन का उद्देश्य है इस मिशन के तहत 2033 में चाइनीज लोगों को यानी कि चाइना की तरफ से इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना है जो चीन देश के द्वारा बनाई गई। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला और 6वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? तो अहमदाबाद में जो जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, विजय रूपाणी या रामनाथ कोविंद। तो यह किसके द्वारा किया गया? इसका जो सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने जैन गार्डन का अहमदाबाद में उद्घाटन किया है। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है? तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला और 7वां प्रश्न। जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 किस भारतीय को मिला है? तो या इस जापान का जो ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 का जो फुकुओका पुरस्कार, इसे किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है इसके कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, पी साईनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर ये है पी साईनाथ। ये पी साईनाथ कौन है? अब
तो ये पत्रकार पी साईनाथ का पूरा नाम है पलागुम्बी साईनाथ। पत्रकार पलागुम्बी साईनाथ को यह पुरस्कार दिया गया है। अब इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इन्हें पी साईनाथ को यह पुरस्कार गरीब वर्ग के किसानों की सहायता के लिए मिला है। यानी कि जैसे कि हम मान सकते हैं, जैसे कि ये जो पत्रकार है, इन्होंने हमेशा इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की, जैसे कि जो भी गरीब किसान हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं, या जो गरीब गरीब किसान हैं जिनकी जिनकी किसी दबंग व्यक्ति के द्वारा यदि उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, तो इस तरह का जो उन पर जो भी अन्याय हो रहा है, इस सारे जो अत्याचार वगैरह के खिलाफ जो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दिखाई है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है जापान सरकार के द्वारा एशियाई संस्कृति के संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो एशियाई जो संस्कृति है, इसके किसी भी प्रकार का जो संस्कृति का जो भी संरक्षण या आप उसके लिए अच्छा कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए आप ये जापान का ये ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार दिया जाता है। तो 2021 का जो भारतीय को दिया गया वो है पी साईनाथ, पत्रकार हैं। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं, विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ऑप्शन है इसके वॉशिंगटन डीसी, शंघाई, अशगाबाद, मुंबई। तो कौन सा शहर सबसे महंगा है, तो यह है अशगाबाद। अब इसमें क्वेश्चन में आ रहा है जैसे सबसे महंगा शहर, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप कहीं भी जाते हो, किसी भी देश शहर कहीं भी जाते हो आप कोई भी काम करने के लिए, तो आप जहाँ जाते हो, चलो मान लिया आप किसी बड़ी सिटी में जाते हो, वहाँ पर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, सब कुछ है, तो आप जहाँ जा रहे हो, क्या वहाँ पर आपका रहने का, खाने पीने का, या आप जो भी गाड़ी वाहन जो भी इस्तेमाल करोगे, क्या इन चीज़ों का खर्चा नहीं होगा। और इन चीज़ों का जो खर्चा होगा, आप वहाँ पर जितने पैसे कमा रहे हो, तो वहाँ पर खर्चा भी तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसी चीज़ के आधार पर ये तय किया गया है। तो कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है, अशगाबाद को। अब ये जो रिपोर्ट है जो तैयार की गई है, इसके क्या क्या मानक हैं, तो यह जो आवास यानी कि रहने के लिए, भोजन का जो भी खर्च है, परिवहन खर्च आदि खर्चों के आधार पर यह तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में 209 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें टॉप 3 शहर यानी दुनिया के सबसे महंगे 3 शहर कौन से, तो यह है अशगाबाद सबसे महंगा शहर, सेकंड है हांगकांग, और थर्ड है बेरूत। अब इसके अलावा ये तो हो गया विश्व लेवल की, अब भारत के भी इसमें कुछ शहर शामिल किए गए जो भारत में टॉप पर हैं। तो भारत के जो इसमें 3 शहर शामिल किए गए, 3 शहर हैं, जैसे कि मुंबई 78 नंबर पर है, दिल्ली 117 पर है, और चेन्नई 158 नंबर पर आया। लेकिन भारत में ये टॉप है। भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, दूसरा महंगा दिल्ली है, और तीसरा महंगा शहर चेन्नई है। मुंबई, जैसे कि आपको पता ही होगा, मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, और मुंबई भारत की फाइनेंशियल इकोनॉमिक कैपिटल भी मुंबई है। जो हमारे भारत की जो सबसे बड़ी बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय भी मुंबई है। अधिकतर जो भी जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे चाहे वो बैंक, फंड, या जो भी बीमा कंपनीज वगैरह जो भी होंगे, अधिकतर इनके जो मुख्यालय हेडक्वार्टर हैं, ये सब आपको मुंबई में ही मिलेंगे। अगला और 9वां प्रश्न, हाल ही में सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। तो जो सौरभ चौधरी, इन्होंने ISS विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या ऑल, या ये तीनों कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जो जीता है ब्रॉन्ज पदक, कांस्य पदक जीता है सौरभ चौधरी। इन्होंने ये किस चीज़ में जीता है, तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज पदक जीता है सौरभ चौधरी ने। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अभी हाल ही मनाया गया, ये मनाया कब जाता है, तो ऑप्शन है इसके 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो सही आंसर है यह है 29 जून को। अब ये 29 जून को क्यों मनाया जाता है, तो 29 जून को
प्रोफेसर प्रशांत चंद्र पीसी महालनोबिस, शॉर्ट में जिन्हें कहते हैं पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, आर्थिक नीति निर्धारण योजनाओं में सांख्यिकी के महत्व को समझाना है। ये इनका यही सांख्यिकी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।